हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी का तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसके सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों का तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, भाषण, जिसके लेखक मैक्स मुलर जी हैं। तो पहले हम लोग कुछ मैक्स मुलर जी के बारे में, उसके परिचय के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो मैक्स मुलर जी का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था, और इसका निधन जो है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। तो ये जो है 18 वर्ष की उम्र में ही लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना जो है, संस्कृत का अध्ययन करना आरंभ कर दिए थे। तो अब आइए प्रश्न लेते हैं पहला। आप लोगों का पहला प्रश्न है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसमें पहला ऑप्शन है हेकल, और दूसरा ऑप्शन है हकर्स, और तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स, और चौथा है विलियम जॉन्स। तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को जो है सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था, और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे, क्योंकि इसको लगा कि अगर हम ये अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे तो मेरा जो है नाम होगा कि इन्होंने ये दे दिया। लेकिन वो लोग जो है इसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाया और इसको नष्ट कर दिए थे। जब वारेन हेस्टिंग्स गए थे इंग्लैंड, तो तब तक में ये सारा खत्म हो चुका था। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन है विधि शास्त्र, और दूसरा ऑप्शन है नीति कथा, और तीसरा ऑप्शन है भाषण विज्ञान, और चौथा है दैवत विज्ञान। तो इसमें जो है आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा नीति कथा के अंतर्गत। नीति कथा क्या है? एक मानव विज्ञान है, जिसमें उनका अध्ययन होता है, जैसे मानव विज्ञान से ये जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा नीति कथा। नवजीवन का संचार होता है, जिसमें सभी नवजीवन का संचार होता है, वही होता है नीति कथा। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो इसमें सही पहला ऑप्शन है आप लोगों का मुंबई में, और दूसरा है दिल्ली में, और तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण भारत में, और चौथा है कोलकाता में। तो इसमें लेखक जो है मैक्स मुलर जी, उसके कहने का ये अर्थ है कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? केवल भारत के जो है मुंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहर में ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण भारत में ही सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों के जो मन का जो विचार है, वहाँ के लोगों का कैसा सोच है, विचार है, उनको परखना, और उनको परखने के बाद पता चलता है कि भारत में जो है कैसा भारत का कैसा संस्कृति है। उनको पहचानने के बाद पता चलता है कि हमारे भारत में कितने महान व्यक्ति और कितने अच्छे सोच विचार के व्यक्ति है। तो वहाँ जो है सच्चे भारत के दर्शन होते हैं, ना कि कलकत्ता, मद्रास और मुंबई जैसे शहर में होता है। तो यही कहना है लेखक का। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा सी, ग्रामीण भारत में। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें? तो ये क्या है? भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है? भाषण है। सही उत्तर है आप लोगों का भाषण, क्योंकि ये मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखा गया है और ये एक भाषण है। भारत से हम जैसे कि क्या सीखे? भारत से हम बहुत कुछ सीखे हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? पहला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस ने, और दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, और तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, और चौथा है राजा राम मोहन राय ने। तो मैक्स मुलर जी को वेदांतियों का भी वेदांती स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है, क्योंकि ये अनेक वेद जानते थे। इन्हें अनेक भाषा का ज्ञान था, जैसे ग्रीक, लैटिन और जर्मन। ये जर्मनी के ही थे, तो इस वजह से इनको जर्मन भाषा का भी ज्ञान था, तो इसलिए इन्हें
राम स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है वेदांतियों का भी वेदांती। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न है आप लोगों का, प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? पहला ऑप्शन है वीर, और दूसरा है दार्शनिक, और तीसरा है नाविक, और चौथा है सैनिक। तो प्लेटो और कांट थे एक महान दार्शनिक थे। दार्शनिक का अर्थ क्या होता है? जैसे उसके ज्ञानी, उसके बारे में बहुत ही उनको ज्ञान है। तो यही आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट एक महान दार्शनिक थे। अब आप लोगों का पहला अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, और दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड केनिंग, और तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स, और चौथा है लॉर्ड कर्नवालिस। तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को ही 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। तो इसमें दारिश क्या होता है? दारिश नामक जो एक प्राचीन काल का सिक्का होता है, प्राचीन काल के सिक्के को ही एक नया प्रकार का सिक्का होता है प्राचीन काल का, उसे ही कहते हैं दारिश। दारिश नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा मिला था, जो कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को जाकर के सौंप दिए थे कि मेरे द्वारा दिया गया ये एक सर्वोत्तम और दुर्लभ उपहार माना जाएगा। लेकिन इनके द्वारा दिया तो गया था, लेकिन वो लोग इनका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाए, और इनको जो है गला के नष्ट कर दिया गया था। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को ही 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, और दूसरा है मैक्स मूलर ने, तीसरा है गुणाकर मूल्य, और चौथा है अमरकांत। तो ये जो है इस चैप्टर को अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और ध्यान से, तो इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो इस पार्ट को अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम आने ही वाला है, ये तो बस रिवीजन चल रहा है एग्जाम के बेस पे। तो आप लोग इस प्रश्न का जो उत्तर देने का कोशिश करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स मूलर जी। मैक्स मूलर जी ही हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया था, क्योंकि वो जर्मनी में ही उनका जन्म हुआ था, वो लिए थे जन्म जर्मनी में। तो इस वजह से जो है वो जर्मन भाषा के ज्ञानी थे, तो जर्मन में जो है अनुवाद किए थे हितोपदेश का। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा मैक्स मूलर। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो आप लोगों का पहला ऑप्शन है मालविकाग्निमित्रम का, और दूसरा है अभिज्ञान शकुंतलम का, और तीसरा ऑप्शन है मेघदूत का, और चौथा है रघुवंशम का। तो कालिदास जी का जो पुस्तक है वो था मेघदूत, और इसका जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे मैक्स मूलर जी। तो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सी। मेघदूत एक पुस्तक है जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया है, और उनका जो है जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर जी का जन्म कब हुआ था? तो ये जो है आप लोग अच्छे से जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि जब आप लोग पढ़े भी होंगे जैसे मैक्स मूलर जी के परिचय के बारे में, और हम अभी आप लोगों को बताए भी थे कि मैक्स मूलर जी का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा 1823 ईस्वी में। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? वो 1783 ईस्वी में जो है समुद्री यात्रा करते हुए भारत पहुंचे थे।
तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा डी 1783 ईस्वी। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। पहला ऑप्शन है संस्कृत भाषा और साहित्य, दूसरा है उर्दू साहित्य, और तीसरा ऑप्शन है जर्मनी भाषा और साहित्य, और चौथा ऑप्शन है रूसी भाषा और साहित्य। तो इसमें आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कई गुना विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। इसलिए सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ए संस्कृत भाषा और साहित्य। तो इसमें जो है संस्कृत भाषा और साहित्य जो यूनान से और रोम से भी अधिक जो है विशाल है। देखिए इसमें है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। तो ये कैसे अधिक विशाल है, क्योंकि संस्कृत का जो है वर्चस्व वैदिक काल से लेके आधुनिक काल तक सबसे ज्यादा रहा है भारत में, इसीलिए जो है साहित्य और संस्कृत जो है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी अधिक विशाल है। तो आप लोगों का सही उत्तर ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आप लोगों का, मैक्समुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। मैक्समुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का अध्ययन आरंभ किया था। किस वर्ष में? अब आप लोगों को ये बताना है कि पहला ऑप्शन है 15 और दूसरा है 16, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा है 18। तो जब आप लोग मैक्समुलर जी के परिचय के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आप लोग इस प्रश्न के बारे में भी जरूर पढ़े होंगे कि वो जो है लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन जो है कब आरंभ किए थे? 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष की उम्र में ही मैक्समुलर जी ने लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिए थे। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा डी 18 वर्ष में। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ये क्वेश्चन जो है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग जरूर इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को पता होगा और इसका उत्तर भी आप लोगों को पता होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है टी.एस. इलियट को, और दूसरा है दयानंद सरस्वती को, और तीसरा है मैक्समुलर को, और चौथा है राजा राम मोहन को। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? मैक्समुलर को, क्योंकि ये जो है वेद भी जानते थे, अलग अलग प्रकार के भाषा भी जानते थे जैसे लेटिन और ग्रीक भाषा, जर्मन भाषा, इसीलिए इन्हें स्वामी दयानंद जी के द्वारा वेदांतियों का भी वेदांती कहा गया है। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा मैक्समुलर को। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया है? मेघदूत का जर्मन में पदानुवाद किसने किया है? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकरण ने, और दूसरा ऑप्शन है रूसो ने, और तीसरा ऑप्शन है मैक्समुलर ने, और चौथा है सात कौड़ी होता ने। तो इसका जो है सात कौड़ी होता ने। अब इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों को मैक्समुलर। मैक्समुलर जी ने ही मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। मेघदूत जो है ये पुस्तक है कालिदास द्वारा जी के रचित पुस्तक के द्वारा ही रचित पुस्तक है उन्हीं का मेघदूत, जिसका मैक्समुलर जी ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा सी। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, मैक्समुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्समुलर जी का जन्म जो है वो आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ये जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि आप लोग इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़े होंगे और इसके परिचय के बारे में पढ़े होंगे तो आप लोग को ये सब प्रश्न जो है आ रहा होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेसाऊ में, जर्मनी के डेसाऊ नामक नगर में ही मैक्समुलर जी का जन्म हुआ था।
तो सही उत्तर हो जाएगा ए आप लोगों का डेसाऊ। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो पहला ऑप्शन है पाश्चात्य संस्कृति को, और दूसरा है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, और तीसरा है लैटिन संस्कृति की, और चौथा ऑप्शन है सीरियाई संस्कृति की। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेद की रचना की गई है, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऐसे वेदों की जो रचना हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे ऋषियों को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसलिए भारत को जो है वैदिक ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा बी, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव को, और दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स को, और चौथा ऑप्शन है सर जॉन सॉर को। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा सही? वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को ही वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था, और ये अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे, ताकि उनका जो है बहुत ही नाम हो कि इसके द्वारा ये दिया गया है, एक उपहार है बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन उन लोगों ने तो इसका क्या कहते हैं कि महत्व ही नहीं समझ पाया कि ये एक ऐतिहासिक चीज है। इन्हें ऐतिहासिक चीज समझ करके उन्होंने नहीं, बल्कि ऐसे ही उन्हें नष्ट कर दिया गया। तो अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आधुनिक मानव, और इसका जो है दूसरा ऑप्शन है मध्यकालीन मानव, और तीसरा ऑप्शन है धार्मिक मानव, और चौथा है प्राचीन मानव। तो प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? इसी से पता चलता है इस शब्द से कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। प्राचीन मानव जैसे कि हम प्राचीन काल के जो व्यक्ति थे, जैसे आदि मानव हो गए, होमोसेपियंस, जिन्होंने आग का आविष्कार किया था, वही। तो अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? इसमें आप लोगों का ऑप्शन है खगोल विज्ञान से, और दूसरा है मानव विज्ञान से, और तीसरा ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, और चौथा है भूगर्भ विज्ञान से। तो निर्वंश विद्या का मतलब हो जाएगा आप लोगों का मानव विज्ञान से। इसका जो अर्थ हो, इसका जो संबंध है वो मानव विज्ञान से है। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, हकर्स क्या थे? तो इसका ऑप्शन है ज्योतिषाचार्य, और दूसरा ऑप्शन है खगोल वैज्ञानिक, और तीसरा है भूगर्भ शास्त्री, और चौथा है वनस्पति विज्ञान। तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा क्या? हकर्स क्या थे? आप लोग इस प्रश्न का जो है उत्तर देने का कोशिश करें, क्योंकि ये सब जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है, तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसका जो है उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें। वनस्पति वैज्ञानिक, इसका जो है हकर्स क्या थे? एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। उन्होंने वनस्पति के बारे में बहुत सारे अध्ययन किए थे। वनस्पति जैसे पेड़ पौधा, कवक सवाल, इनके बारे में उन्होंने, इन्हीं के वो वैज्ञानिक थे, तो इसीलिए हकर्स क्या थे? एक वैज्ञानिक व्यक्ति थे, वनस्पति के वैज्ञानिक थे वो हकर्स। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था? कितने वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो इसमें आप लोगों का पहला ऑप्शन है 17 वर्ष की उम्र में, और दूसरा ऑप्शन है 16 वर्ष की उम्र में, और तीसरा है 18 वर्ष की उम्र में, और चौथा है 15 वर्ष की उम्र में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इससे पहले भी 2 बार हम आप लोगों को बता चुके हैं कि मैक्स मुलर जी ने कितने वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 18 वर्ष की उम्र में ही मैक्स मुलर जी ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था।
अब आप लोगों का प्रश्न है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? मैक्स मुलर जी के द्वारा सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को उन्होंने माना है? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन है चीन को, और दूसरा है नेपाल को, और तीसरा ऑप्शन है भारत को, और चौथा है वर्मा को। तो मैक्स मुलर जी ने भारत को जो है सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कहा है। सर्वविध संपदा का क्या अर्थ है? जैसे कि भारत जो है सभी चीज़ों से परिपूर्ण है, और प्राकृतिक सौंदर्य से, जैसे उनका कहना है कि भारत में ऐसे अनेक चीज़ है, अनेक चीज़ मतलब कि हर एक चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, जैसे हिमालय, नदियाँ, पर्वत, ये सभी चीज़ जो है उनको ये इन सभी चीज़ों से जो है भारत जो है परिपूर्ण है। इसीलिए मैक्स मुलर जी का कहना है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। कौन-सा देश? तो भारत। उन्होंने भारत का बहुत ही गुणगान किया है। इसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है, तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत में ही जो है हर एक चीज़ है, जैसे ऐसे बहुत सारे देश में भी है, लेकिन उन्होंने भारत के बारे में और भारत का जो है बहुत ही गुणगान किए हैं मैक्स मुलर जी। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत में ही सर्वविध संपदा और सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? भारत को।